हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बता रखा आपको, वैसे पीरियोडिक टेबल में मैंने इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर रखी है, फिर भी मैं यहाँ पर इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो पहली बात कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, और वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वैसे तो मैंने इनको याद रखने की ट्रिक बता रखी है अलग से, फिर भी यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आपके शुरू होते हैं, एक है आपकी 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड में होती है। ये पीरियड कौन सा है? फोर्थ पीरियड। तो इसमें है सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। उसके बाद में आती है आपकी 4D सीरीज, यहां लिख देता हूं। 4D सीरीज मतलब कौन सा पीरियड हो गया आपका? फिफ्थ पीरियड है। यहां पे क्या होगा? यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। इसके बाद में आपकी है 5D सीरीज। यहां क्या होगा? भी आपका लेंथेनम आएगा, ला हब ता वरना रहमान ओस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। इसके बाद में आपकी 6D सीरीज आती है। ये 5D सीरीज थी और ये कौन सी होगी? 6D सीरीज। तो ये था आपका 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। तो यहाँ एक्टिनम से शुरू होता है, ये वाले याद रखने आपको जरूरी नहीं है। तो देखो भाई, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपकी जो 3D सीरीज है स्कैंडियम से शुरू हो रही है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1 4s2। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए भी आपको। क्या होती है? n-1 D1 to 10 ns1 to 2। इसमें एक एक्सेप्शन आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्लेडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 46। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो लास्ट s है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी भर के दिखाऊंगा मैं। और अब देखो इसका क्या होगा? ये 3D1 4s2 हो गया। टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2, इसका होता है 3D3 4s2। यानी हम डी में बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? हम पेनल्टीमेंट सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। पेनल्टीमेंट मतलब क्या हो गया? अंदर वाली सेल में। ठीक है, जैसे 4s है बाहर वाली, 3D क्या है? अंदर वाली है, इसे पेनल्टीमेंट सेल कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो 3D जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है? 4s से ज्यादा होती है। ठीक है, अपर रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है? 4s पहले आएगा, 3D बाद में आएगा। अब इसका देखो भी एक्सेप्शनल केस है, स्टार लगा देता हूं। 3D5 आएगा, 4s1 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है। यहां भी क्या आएगा? 3D5 4s2। यहां क्या होगा? 3D6 4s2। यहां क्या होगा? 3D7 4s2। यहां क्या होगा? 3D8 4s2। और यहां फिर एक्सेप्शनल केस आएगा 3D10 4s1। ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड है, 3D फुल फील्ड है तो स्टेबल हो गया। ये क्या होगा? 3D10 4s2। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है ना, इसका क्या होता है? 21 है इसका 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इनका आप ग्रुप नंबर लिखना चाहो तो 3 से शुरू होते हैं। थर्ड ग्रुप है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th। और वैसे अगर लिखो तो ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है आपका, और ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी है, फिफ्थ बी है। पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं मैं इसके बारे में। ये 6th बी है, ये आपका 7th बी है, और ये तीनों किस में आ जाते हैं? आपके ग्रुप 8 में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से लिखो, यहां इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 21 है, तो इसका क्या है? 39 है, और इसका क्या होगा? 57। तो हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4D1 5s2। इसकी होती है 4D2 5s2। अब देखो यहां से एक्सेप्शनल केस शुरू हो जाएंगे। यहां से अब क्या होगा? होना है तो ये चाहिए था 4D3 5s2 होना चाहिए था, है ना।
बट एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 4d और 5s के बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। यह बात ध्यान रखनी है, ns और n-1d के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? 4d4 5s1। एक्सेप्शनल केस है। आप d में बढ़ते जाओ, आप क्या आ जाएगा? यहां 4d5 5s1, 4d6 5s1, 4d7 5s1, 4d8 5s1 और यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट 4d10 5s0। मैंने कहा था ना एक्सेप्शनल केस है प्लेडियम का। और ये आ जाएगा आपका 4d10 5s1। मिलती जुलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां क्या आ जाएगा? 4d10 5s2। ठीक है, अब आ जाओ आगे लेंथेनम पे। यहां क्या होगा? 5d1 और 6s2 होगा। अब बताओ, ये भी क्या एक्सेप्शनल केस है? बिल्कुल है। रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? पहले 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 4f में भरे जाएंगे और फिर 5d में भरे जाएंगे। भरे तो जाने चाहिए थे 4f में, बट इलेक्ट्रॉन कहां गया? 5d में। तो ये भी एक्सेप्शनल केस ही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएंगे? 14 लेंथेनोइड आएंगे लेंथेनम के बाद में। ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब 14 लेंथेनोइड आ गए, तो यहां कहां से शुरू होगा? 72 से। ये 40 है तो ये 32 जोड़ दो, 72 से शुरू हो जाएगा। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? रेगुलर ही है। 5d2 6s2 5d3 6s2 5d4 6s2। अब ध्यान रखना भी, यहां पे तो क्या हुआ है? जैसे 3d5 4s1 है, 4d5 आपका 5s1 है, यहां 4d4 ही है टंगस्टन में। इसके बाद में यहां क्या आ जाएगा? 5d5 6s2, यहां 5d6 6s2। याद रखना आसान है, ज़्यादा कोई वो नहीं है वेरिएशन। इसका क्या हो जाएगा? 5d7, ये इसका भी 6s2। और प्लेटिनम का क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक्सेप्शनल केस और आ गया आपका, 5d9 होगा और 6s1 होगा। यहां क्या होगा? 5d10 6s2। सेम, ये मिलता जुलता, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी क्या होगा? 5d10, सॉरी यहां पे s1 आएगा ना, और यहां पे क्या आ जाएगा? 6s2। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना भी। निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम में इसमें तो क्या है? 3d8 4s2 है, इसमें 4d10 5s0 है और यहां 5d9 6s1 है। तो एक्सेप्शनल केस है। अब देखो, आपकी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल। क्या कहते हैं इन्हें? कॉइनेज मेटल। क्यों भाई? इनके कॉइन बनते हैं ना, कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के। दूसरा, अब आपके ग्रुप 12 को छोड़ दें तो बाकी जो मेटल है उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल नाम क्यों पड़ा? शुरू में यह माना जाता था कि जैसे इधर s ब्लॉक है, इधर क्या है आपका p ब्लॉक है, तो s ब्लॉक क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसमें जो मेटल है, और इधर क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये इंटरमीडिएट हो गया ना, तो यहां से इधर की तरफ जा रहे हो तो प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। इसलिए इन एलिमेंट को हम क्या कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। क्योंकि इसमें ये सारी की सारी मेटल है, इसलिए नाम क्या हो गया इनका? ट्रांजिशन मेटल। बट आज के टाइम में हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल वो होती है जिनमें आपका जो डी सब सेल है वो पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो। पार्शियलिटी फील्ड का मतलब क्या है? डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो सकती है पार्शियली फील्ड, या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकती है। किस में हो सकती है वो? ग्राउंड स्टेट या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? ट्रांजिशन मेटल आर दोज मेटल इन विच डी सबसेल आर पार्टली फील्ड या पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जैसे हम कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो मैं यहां लिख देता हूं दोबारा। क्या होता है अभी कॉपर का? 3d10 4s1, मतलब डी पूरा भरा हुआ है। तो कॉपर क्या है? ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? क्यू प्लस आयन बन जाएगा। 3d10 ये भी ट्रांजिशन आयन नहीं है, मेटल आयन नहीं है।
और बट ये क्या होगा, कॉपर +2 है यानी 3d9 पार्टली फिल्ड है, तो अब क्या कहेंगे, ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी ये कलर्ड होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी यानी पैरामैग्नेटिक होती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। बाकी जो जिनमें डी सब सेल कंप्लीटली भरी हुई है वो क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपका जो 12 ग्रुप है वो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनमें इनकी चाहे ग्राउंड स्टेट हो या इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, डी क्या है, कंप्लीटली भरा हुआ होगा। जैसे जिंक है, जिंक ग्राउंड स्टेट में भी डी भरा हुआ है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +2 है, इसमें भी क्या होगा, 3d10 होगा, मतलब यह डी पूरा भरा हुआ है, तो मतलब ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। समझ आ गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो टेक्नीशियम है रेडियो एक्टिव मेटल है, फर्स्ट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल, क्वेश्चन आ जाता है टेक्नीशियम क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है। इसके अलावा इरिडियम की डेंसिटी इसमें मैक्सिमम होती है, दूसरे नंबर पे ओस्मियम की होगी, और सबसे लाइटेस्ट मेटल है अगर डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो उसमें स्कैंडियम होगी, इसकी डेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आपका ऑक्सीयम है, ओस्मियम है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ओस्मियम और रुदेनियम भी कुछ केस में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर आपसे पूछ ले 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो मैग्नीज करेगा +7 अपने ग्रुप नंबर के इक्वल। दूसरा, अब डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपकी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर डी सेल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी अब इनकी अगर हम बैलेंस से कंसीडर करेंगे तो डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका जो मर्क्यूरी है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसके नीचे एक और होता है कॉपर्निशियम, ये भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट टोटल कितने होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, 4 सीरीज है तो 40 एलिमेंट होंगे। इनमें से 36 एलिमेंट आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या ट्रांजिशन मेटल होगी। अब देखो मेटल है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेगी, डक्टाइल होगी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होगी, मेलिएबल होगी। ठीक है, साइन करेगी मेटल है तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मेटल की ये शो करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका जो लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड है और एक्टिनम के बाद में क्या आता है, एक्टिनॉइड आता है। ठीक है, और टंगस्टन इसमें क्या होता है, एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो ये 3D सीरीज की मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो समझो भी, अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होगी। क्यों भाई, क्योंकि जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में यहां पर क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियाई है AR से लिख रहा हूं, इंक्रीज हो जाएगी। और फिर आप आयरन कोबाल्ट निकल की तरफ जाओगे तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी तीनों की बराबर है, तीनों की इक्वल है। और यहाँ पे जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। और दूसरा, इनके साइज में कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है। ठीक है, जैसे चाइनीज लोग नहीं होते, उनके चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब देखो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। पहली बात कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा वो थोड़ा वीक होगा, 2 अनपेयर्ड बनाएंगे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, 3 बनाएंगे वो और स्ट्रॉन्ग होगा। और यहां तो कितने हैं, 5 और एक 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा साइज क्या होगा उतना ही कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड
स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। यह बात ध्यान रखनी है। दूसरा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है, यह न्यूक्लियस है आपका, यह मैंने माना 3D सेल है और यह क्या है आपकी 4s सेल है। ठीक है, अगर इसको क्रोमियम को छोड़ रहा हूं एक बार मैं, इनमें देखो सब में s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले बात करते हैं स्कैंडियम में, आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। ऐसे ही बता जाता ना, पहले 4s में फिर 3D में, तो यहां गया 3D में, इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल में जा रहा है, पेनल्टीमेंट सेल बोलते हैं, लास्ट से जो अंदर वाली सेल है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आया तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन भी आएगा, प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी यहां अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और रिपल्सन भी बढ़ रहा है ना। बट डोमिनेट यहां पे कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर आप यहां से यहां जाते हो। ठीक है, तो यहां जो डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, वहां पे क्या लिखोगे, अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, या फिर ऐसे लिख लो, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन होगा रिपल्सिव फोर्स। दूसरा देखो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम पे आए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक प्रोटॉन और बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ी, रिपल्सन भी बढ़ेगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन है रिपल्सिव फोर्स, तो साइज डिक्रीज हो गया। आगे आओगे एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, तो साइज डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्रोमियम में भी यही होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव से, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से यहां तक साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब आ जाओ मैग्नीज पे। मैग्नीज में क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हम ये कहेंगे कि आपकी एक परफेक्ट मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है ना, उससे थोड़ी सी हटके है, यानी इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक होंगे। मेटेलिक बॉन्ड क्या है, वीक होंगे। क्यों भाई, क्योंकि यह एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और जो एस है आपका एग्जैक्टली फुल फील्ड है। ठीक है, ये स्टेबल है तो ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, उतने स्ट्रॉन्ग अगर मेटेलिक बॉन्ड नहीं होंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो जाहिर सी बात है साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से मैग्नीज का साइज है वो इंक्रीज हो गया। अब इधर की तरफ जाओ, अब क्या होगा, यहां पर इन तीनों का जो साइज है वो लगभग इक्वल है। ठीक है, तो अब साइज लगभग इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल हो गए हैं। यानी आने वाले प्रोटॉन की वजह से जो अट्रैक्शन बढ़ रही है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन उतनी ही बढ़ गई, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया है। अब आ जाओ इधर क्या है, डी आपका पूरा भरा हुआ है, यानी अंदर वाली सेल पूरी भर गई है, तो रिपल्सन क्या हो गया, अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इस वजह से क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं तो क्या होता है, एक बार ध्यान रखना, मैग्नीज और जिंक का साइज है लगभग इक्वल होता है, और आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है 3d5 4s2 और ये क्या है 3d10 4s2, इसमें d हाफ फील्ड है, इसमें फुल फील्ड है, s में तो इक्वल है। इधर देखो इसमें क्या है 3d5 4s1, ये 3d10 4s1, इनका भी साइज इक्वल होता है क्रोमियम और कॉपर का, ये भी याद रखना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं तो जो साइज का ऑर्डर आएगा, सबसे बड़ा जो साइज है स्कैंडियम का होगा, उसके बाद में आपका टाइटेनियम आएगा, उसके बाद में ये मैग्नीज आ जाता है अभी आपका, है ना, मैंने कहा था ना साइज इंक्रीज हो गया। और मैग्नीज और जिंक का मैंने साइज बताया आपको लगभग इक्वल होता है, एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, उसको चेक कर सकते हो आप। इसके बाद में क्या आएगा आपका, वेनेडियम आएगा, है ना, मैंने ये दोनों लिख दिए, मैग्नीज का साइज बढ़ गया था, मैग्नीज लिखा, क्योंकि मैग्नीज और जिंक का बराबर है तो मैंने यहां जिंक लिख दिया। उसके बाद में आपका क्या आ गया, वेनेडियम आ गया, वेनेडियम के बाद में आपका क्या आएगा, क्रोमियम, और कॉपर का साइज तो आपको मैंने बताया है बराबर होता है, तो मैंने बराबर लिख दिया। ठीक है, अब आपके बच गए आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों भी इक्वल है, तो यहां क्या लिखेंगे, आपका आयरन आ जाएगा और कोबाल्ट आ जाएगा और आपका निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइज का ऑर्डर होगा, और ये वाला साइज का ऑर्डर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही याद रख ले, बाकी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं नॉर्मल याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आप स्कैंडियम से यानी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो, एक बात ध्यान रखना, अभी डी ब्लॉक को हम पीरियड के वाइज स्टडी करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पीरियड में मिलती जुलती होती है। अब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो, यानी स्कैंडियम से यट्रियम, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, लेंथेनम हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कौन सा आपका थर्ड ग्रुप। तो स्कैंडियम से साइज किसका बड़ा होगा, इट्रियम का, और इट्रियम से लैंथेनम का। क्यों भाई, क्योंकि ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हो, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। बट इधर क्या होता है आपका, टाइटेनियम से नीचे जर्कोनियम होता है और लैंथेनम के बाद में होफनियम होता है ना। ये थोड़ा होचपोच हो गया, अभी थोड़ा आप सही देख लेना। टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम, जर्कोनियम के नीचे क्या होता है, होफनियम। यही सिखाया था ना, ला हफ्ता यारी जरा। तो अब यहां पर क्या आता है, लेंथेनम के जस्ट बाद लेंथेनोइड आते हैं, और उन लेंथेनोइड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कहां भरे जाते हैं, 4f में। और आपको पता है 4f की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। अगर पुअर स्क्रीनिंग है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। यानी मैं अगर यहां से यहां आऊंगा तो पुअर स्क्रीनिंग के कारण क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, यहां से यहां आ रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर लेंगे। यानी मैं यहां लिख देता हूं, टाइटेनियम से जर्कोनियम है और जर्कोनियम के बाद में होफनियम है। यहां क्या था, स्कैंडियम था, इट्रियम था और लैंथेनम था। लैंथेनम के बाद में लैंथेनोइड है। यहां 4f की पुअर स्क्रीनिंग के कारण क्या होगी, आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज डिक्रीज होना चाहिए यहां से यहां। बट क्योंकि यहां से यहां आ रहे हो, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ सेल की वजह से साइज इंक्रीज होगा, और पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, जिसके कारण क्या होता है, इनका साइज लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, याद रखोगे, इसको थर्ड को छोड़ दो, क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनोइड आते हैं ना, उससे पहले तो नहीं आते, तो इसलिए यहां तो रेगुलर इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। बट इनके बाद में थर्ड ग्रुप को छोड़ के, थर्ड ग्रुप को छोड़ के बाद में क्या होगा, 3D से साइज बड़ा होगा 4D का, और 4D और 5D का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 3D से बड़ा 4D, 4D से 5D, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप। ठीक है, बाकी कहां से कहां पर एप्लीकेबल है ये, फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक। नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट हमें पता है यहाँ पे कोई साइज का रेगुलर ट्रेंड तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का भी। तो हमें ये याद ही रखनी पड़ेगी कि किसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। वैसे आसान है, एक ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे फिर कोई कूपन निकला तो मानना तेरी करोड़पति वाली स्कीम है। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेना भी, याद रखना आसान होगा। 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखो जिंक की मैक्सिमम होगी और इधर की तरफ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसकी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है 3d10 4s2, और आपको पता है फुली फिल्ड होता है तो स्टेबल होता है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। दूसरा आपको पता है स्कैंडियम तो फर्स्ट है ना, एलिमेंट है डी ब्लॉक का, तो इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो मिनिमम होगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इस कारण से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, अब दूसरा देखो कि अब बात करें, ये तो बात थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आपसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवा ले। जैसे आपको दे दिया कि क्रोमियम और मैग्नीज में से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तो आप क्या करोगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इसकी क्या होती है 3d5 4s1 और इसकी क्या होती है 3d5 4s2। ठीक है, सेकंड निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1 चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे ये 1 है तो यहाँ भी +1 चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, सेकंड के लिए अब हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये देखो हाफ फील्ड है
और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कारण से मैग्नीज की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्रोमियम से कम होगी। इसी तरह से आपसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवा ले। जैसे हम बात करें मैग्नीज की और आयरन की, कि इनमें से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तो वही है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले। क्या होती है इसकी 3d5 4s2 होता है ना, और इसकी 3d6 होता है और 4s2 होता है। तो थर्ड निकालनी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी? देखो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप आसानी से देख सकते हो। आपको पता है D0 हो या D5 हो या D10 हो, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। या तो एम्प्टी है या हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये आपने हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल क्यों होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी आपने पढ़ा होगा, उसमें कर चुके हो आप। अब दूसरा, अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये वैसे तो मैं पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ। अगर मैं ग्रुप थर्ड की बात करूँ तो आपको मैंने बताया था स्कैंडियम से इट्रियम से अगर मैं लेंथिनम की तरफ जाता हूँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज़्यादा स्कैंडियम की होगी और सबसे कम किसकी होगी, लेंथिनम की होगी। साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट अगर आप ग्रुप 4, 5, 6 और 10 में जाते हो नीचे की तरफ, तो बाकी में क्या होता है कि अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या लिखेंगे हम, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगा, 5d की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4d की होगी, फिर 3d की होगी। ये याद रख लेना, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5d की सबसे ज़्यादा है, यहाँ किसकी थी, 3d की, स्कैंडियम के केस में। अब आपका ग्रुप कौन सा बच गया, ग्रुप आपका 7th, 8th, 9th, 11th और 12th। इनमें क्या होता है, 5d की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 3d की होती है और फिर 4d की होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अभी इन पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे और याद रखने आसान भी है। ये ऐसे याद रख लो, 4 + 6 10 होते हैं ना, 5 बीच में आता है, ये लिख लो। तो इसमें क्या होता है, 4 5d 4d 3d, यहाँ क्या था 3d 4d और 5d। ठीक है, ये वाला है, आसान सा ऑर्डर है, याद रखो। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो एलिमेंट में 3D सीरीज लिख रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। अब होगा क्या, अभी आप इधर की तरफ जा रहे हो, मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अगर आप यहां से यहां तक आओगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहां भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है और यहां जिंक की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि जिंक का साइज बढ़ गया। क्यों, इसमें 3D है, वो फुली फिल्ड है, ये एक्सपेंड हो गया, साइज बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां आ जाएगी डिक्रीज होके, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में। दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, निकल और कॉपर की डेंसिटी भी इक्वल होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें भी तो क्या है, 3d10 भरा हुआ है, तो इधर से इधर की तरफ जाने पे क्या होना चाहिए था, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट यहां मास भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ गई, तो वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। मास बढ़ा तो डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यानी मास और वॉल्यूम ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया, इसलिए ये क्या होगी, इक्वल हो गई। तो आप ट्रेंड क्या लिखोगे, आप जिंक को यहां से यहां लिख दो, बाकी ये ट्रेंड लिख दो। यानी ऐसे लिख देता हूं मैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम की ज्यादा होगी, फिर वेनेडियम की होगी, फिर जिंक की होगी, फिर क्रोमियम की होगी, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इनकी इक्वल होगी। तो ये इंक्रीज होती जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। अब दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी।
बट रेगुलर ट्रेंड वहां भी नहीं है। तो आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, तो इरिडियम की होगी, ठीक है, और ये होती है 22.61 आपके ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग। और ओस्मियम की भी इससे मिलती जुलती होती है अभी, ये 22.57 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इरिडियम की होती है, फिर ओस्मियम की होती है। और इसमें मिनिमम डेंसिटी पूछ ले डी ब्लॉक में, तो किसकी होगी, स्कैंडियम की होगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है अभी, आपका जो मर्क्यूरी है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। तो अब एक बात और ध्यान रखना, जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 73 से 79 के बीच में है, यानी वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 73 से 79 तक है, उनकी डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा होगी, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, Hg से ज्यादा होगी। यानी अगर आप इनको मर्क्यूरी के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो हैवी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करें मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेना अभी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और मैग्नीज में मैंने कहा था जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि यह एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ये नहीं बनाता, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में क्या आता है आपका, आयरन से जिंक की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप ऐसे लिख सकते हो, कर्व की हेल्प से बना सकते हो। जैसे आपका ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, फिर मैग्नीज का डिक्रीज हो गया, मैग्नीज का स्कैंडियम से भी कम हो गया भाई। और उसके बाद में क्या होगा, आपका आयरन से अगर आप जिंक की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। यानी मैं यहां से स्कैंडियम से बीच वाले एलिमेंट लिखूंगा, यहां तक क्रोमियम आ जाएगा, यहां आपका मैग्नीज आ गया। और ये बात ध्यान रखना, स्कैंडियम और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है मिलता जुलता ही होता है, आयरन का स्कैंडियम से थोड़ा सा कम ही होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये आ जाएगा। यहां पे मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, ठीक है। आयरन के बाद में क्या आता है, कोबाल्ट निकल। अब मैग्नीज से कोबाल्ट निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट कॉपर और जिंक का मैग्नीज से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये बात ध्यान रखना। इसको थोड़ा मैं सीधा कर देता हूं, तो ये जैसे यहां तक आ रहा है, तो कॉपर और जिंक कहां लिखोगे आप, थोड़ा नीचे लिख दोगे, यहां कॉपर आ जाएगा और यहां जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपसे पूछ ले कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो क्रोमियम का होता है, ठीक है। अब हमें 3D 4D और 5D सीरीज बनानी दे दे, तो हमेशा याद रखना इस तरह से बनाओगे, ये 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज का केस होगा और ये आपका 5D सीरीज होगी। मेरे डायग्राम अच्छे नहीं बने हैं, 3D, ये 4D और ये 5D, ठीक है। मैं अलग से बताऊंगा इनके बारे में। तो आपका जो क्रोमियम का यहाँ मैक्सिमम है, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम और टंगस्टन, आपको पता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी आप 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज जा रहे हो तो मेटेलिक बॉन्ड है वो इफेक्टिवली होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, जिसके कारण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्रोमियम से मोलिब्डेनम का ज्यादा है, मोलिब्डेनम से टंगस्टन का ज्यादा है। यहाँ क्या था, आपका मैग्नीज है, और मैग्नीज के जस्ट नीचे क्या होता है, टेक्नीशियम होता है, और यहाँ रीनियम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टेक्नीशियम क्या था, आपका फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। दूसरा देखो, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रुप थर्ड है एंड 12th ग्रुप है, उसमें क्या होगा, 3D का 4D से ज्यादा है और 4D का 5D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें ज्यादा याद रखने वाला ही है क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। और आपका जो ग्रुप है 11th, इसमें मैंने क्रम में इसीलिए होचपोच कर दिया था कि आपका कॉपर का ज्यादा होगा, फिर गोल्ड का होगा और फिर सिल्वर का होगा, ये ऑर्डर आएगा। और आपका जो ग्रुप बाकी बच गए, कितने बच गए, ग्रुप 3 12 हो गया, ग्रुप 11 हो गया। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ग्रुप में क्या ऑर्डर आएगा, आपके 5D का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम, फिर 4D का और फिर 3D का, ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। और ये बात ध्यान रखना अभी,
टंगस्टन का मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नोट करो। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाम ही बता रहा है हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लेटिस इनटू इंडिविजुअल मेटल एटम, यानी मेटल लेटिस को इंडिविजुअल मेटल एटम में तोड़ने के लिए जो हीट दी जाती है उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। और 1 मोल के लिए यूज करते हैं अभी। ये भी क्या होती है, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितने स्ट्रॉन्ग मेटल के बीच में बॉन्ड होंगे उनको तोड़ना क्या होगा, उतना ही कठिन होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। बट इसमें भी कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। इसको देख के तो ये लगता है जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हुआ है वैसा ये ऑर्डर होना चाहिए, बट ये थोड़ा ऑर्डर डिफरेंट है। उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। ऑर्डर क्या होता है, वरुण टीनी को फिर करोड़पति कूपन स्कीम में जीतेगा। 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वरुण टीनी को फिर करोड़पति कूपन स्कीम में जीतेगा। ठीक है, यानी इधर की तरफ जा रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, वेनेडियम की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है सबसे ज्यादा होती है और जिंक की मिनिमम होती है 3D सीरीज में। क्यों भाई, क्योंकि मैंने इसमें बताया था क्योंकि यह फुली फिल्ड है और इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक होंगे। ठीक है, और दूसरा एक बात और ध्यान रखना, अगर आप 3D से 4D में जाते हो और 4D से 5D में जाते हो तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे हैवी मेटल में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो फ्रीक्वेंट होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केस तो आएगा ही आएगा। कौन सा केस है कि आपकी जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कैडमियम से ज्यादा होती है और कैडमियम की मर्क्यूरी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।